जैसे ही मैं उसके पास पढ़ाई करने गई तो उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मेरे होंठ से होंठ मिलाने की कोशिश करने लगा। पहले तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैंने उसका मेरा नाम सविता है। यह बात उस समय की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पूरी कक्षा में पढ़ाई के मामले में मैं सेकंड नंबर पर थी और राजा पूरी कक्षा में 1 नंबर पर होशियार लड़का था। पूरी कक्षा में होशियार होने के साथ साथ वह कक्षा का मॉनिटर भी था। मेरी और राजा की अच्छी बनती थी। अक्सर मेरे और राजा में पढ़ाई को लेकर होड़ लगी रहती थी कि कौन ज्यादा अंक लेकर आता है, लेकिन हर बार राजा ही आगे निकलता था। एक दिन मैं और राजा बैठे थे, तभी मैंने राजा से पूछा कि तुम ऐसा क्या खाते हो जिसकी वजह से हर बार सबसे आगे ही निकलते हो। राजा हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मैं मन लगाकर पढ़ाई करता हूं, बस। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी पूरे स्कूल में यह अफवाह फैली हुई थी कि राजा मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने काफी बार कहा कि हम सिर्फ एक दोस्त हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। अब 12वीं की परीक्षा नजदीक आ रही थी, तभी मैंने एक्स्ट्रा ट्यूशन जाने की सोची। मैंने पापा से कहा कि मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन लेनी है। तभी पापा ने काफी जगह ट्राई किया, लेकिन कोई ट्यूशन टीचर नहीं मिला, क्योंकि ट्यूशन पढ़ने वाली मैं अकेली लड़की थी पूरे मोहल्ले में। इसी वजह से मैं अकेली के लिए कोई भी ट्यूशन टीचर नहीं आ रहा था। फिर पापा ने कहा कि क्यों ना तुम राजा के घर जाकर पढ़ाई करो, दोनों साथ में पढ़ोगे तो काफी अच्छे से पढ़ पाओगे, और वैसे भी राजा पढ़ाई में इतना होशियार है, तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी। फिर पापा कहने लगे कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां छोड़ आया करूंगा और वापस भी ले आया करूंगा, लेकिन अगर तुम अकेली आ जा सकती हो तो भी चली जाना। मैंने पापा को हाँ बोल दिया और सोने चली गई। दूसरे दिन स्कूल में मैंने राजा से कहा कि शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तब उसने बोल दिया, हाँ ठीक है, आ जाना। फिर छुट्टी होने के बाद मैं खाना वगैरह खाकर कुछ देर आराम करने के बाद राजा के घर चली गई। फिर मैंने और राजा ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। साथ में पढ़ना और कुछ न समझ में आने पर राजा का अच्छे से समझाना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। बीच में राजा की माँ भी खैर खबर लेने कमरे में आ जा रही थी और जूस भी बनाकर दे गई। खैर शाम को पढ़ाई करने के बाद मैं घर चली गई और खाना वगैरह खाकर सो गई। दूसरे दिन स्कूल जाते वक्त रास्ते में कामिनी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें ट्यूशन टीचर मिल गए हैं। मैंने कहा, कहाँ यार, अकेली को पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं मिल पाया, सब लोग 10-12 स्टूडेंट मांग रहे हैं। कामिनी ने कहा, फिर अब क्या करोगी तुम। मैंने कहा कि मैंने कल से राजा के साथ पढ़ना शुरू कर दिया है। शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं राजा के घर चली जाती हूँ और देर तक पढ़ाई करने के बाद घर आती हूँ। कामिनी, हाँ यह अच्छा है, तेरा स्कूल में भी राजा और स्कूल के बाद भी राजा, तेरे तो बड़े मज़े हैं। तभी मैंने कामिनी की बात काटते हुए कहा कि तुम भी दूसरों की तरह सोचने लगी हो क्या। इसी तरह हम आपस में मस्ती भरी बातें करते हुए स्कूल चली गई। आज मैथ की मैम नहीं आई थी, इसलिए सभी बच्चे खुश थे कि कम से कम आज तो शांति मिलेगी। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं राजा के घर पढ़ने के लिए गई तो राजा के मम्मी पापा कहीं जा रहे थे। मैंने राजा की मम्मी से पूछा कि आंटी आप कहीं जा रही हो। तभी उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मेरे पिहर में कुछ लेडीज़ प्रोग्राम है, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। 8 दिन रहकर आऊँगी। राजा के पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग चले गए और मैं राजा के साथ पढ़ाई करने बैठ गई। मैंने राजा से पूछा कि तुम क्यों नहीं गए। तभी वह कहने लगा कि मैं वहाँ जाकर क्या करता, लेडीज़ फंक्शन है। मैंने कहा, तो फिर तुम खाना वगैरह कहाँ खाओगे। राजा ने कहा, मेरे चाचा जी के घर खा लूँगा, यहीं से कुछ दूरी पर ही उनका घर है। कुछ देर बातें करने के बाद मेरे हाथ से पेन नीचे गिर गया। मैं जैसे ही उठाने के लिए नीचे झुकी तो राजा की नज़र मेरे टी शर्ट के अंदर चली गई, क्योंकि आज मेरे बिल्कुल खुली सी टी शर्ट पहनी हुई थी। अब कुछ देर बाद राजा मुझे सवाल समझाते हुए मेरे नज़दीक आने लगा। मुझे पहले तो कुछ एहसास नहीं हुआ,
लेकिन कुछ देर बाद जब राजा मेरे बिल्कुल पास आ गया तो मुझे पता चला कि राजा के मन में ज़रूर कुछ न कुछ चल रहा है। मैंने राजा से कहा, राजा, ये क्या कर रहे हो तुम? राजा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिनों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कह नहीं पाया। मैंने पूछा, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? राजा ने कहा, यही कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हर रोज़ तुम्हारे इस गर्म शरीर को देखता हूँ तो मुझे कंट्रोल नहीं होता। अब तो मैं भी राजा की इन मीठी मीठी बातों में खोने लगी थी। अब धीरे धीरे राजा मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा और अपने होंठ मेरे होंठ से मिलाने लगा। मुझे पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने राजा को कस के पकड़ लिया और उसे लिपट गई। अब राजा और मैं दोनों पूरी तरह से उत्तेजित हो चुके थे। राजा ने अपने कपड़े उतारे और फिर मेरे उतारने लगा। हवस के नशे में हम दोनों क्या गलती करने जा रहे थे, इसका हमें ज़रा भी एहसास नहीं था। और फिर लगातार 2 घंटे तक हम दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर पर बिता चुके थे। जैसे ही मेरा घर जाने का समय हुआ, मैंने अपने बाल वगैरह सही किए और खुद के कपड़े सही करने के बाद घर चली गई। मुझे दर्द जैसा महसूस हो रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, पहली बार जो किया था, मैं पूरी तरह थक चुकी थी। जाकर बिना खाना खाए ही सो गई। कुछ देर बाद माँ मेरे लिए दूध लेकर आई और कहने लगी कि बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए दूध लाई हूँ। दिन रात पढ़ाई करती हो, ऊपर से खाना पीना भी ठीक से नहीं करती, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने उठकर दूध का गिलास खत्म किया और सो गई। मुझे मानो बिल्कुल शर्म हया नहीं थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। स्कूल में भी राजा और मैं इशारों इशारों में काफ़ी बातें कर लेते थे। शाम को जब राजा के घर पढ़ने जाती तो पढ़ाई की जगह हम दोनों अपनी हवस को मिटाने में लग जाते। एक दिन पापा ने कहा कि सविता, बेटा, तुम राजा के यहाँ तो पढ़ने जाती ही हो, क्यों ना जीतू को भी साथ ले जाओ? जीतू मेरी भतीजी थी, 10 साल की थी वह। पापा कहने लगे कि यह तुम्हारे पास बैठी रहेगी, शोर वगैरह तो करती नहीं है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई में भी बाधा नहीं आएगी। तुम इसकी कॉपी पर कुछ लिख देना, इसी से ये उसमें लगी रहेगी। अगर यह कुछ देर तुम्हारे साथ चली जाए तो घर में भी काम ठीक से हो जाएगा। दरअसल मेरी माँ और भाभी अचार का बिजनेस करती थी, तो तब वह अचार बनाती थी तो जीतू उन्हें बीच में डिस्टर्ब करती थी। इसलिए पापा ने मुझे साथ ले जाने को बोला, लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अगर जीतू साथ में चली गई तो मैं और राजा साथ में कैसे सो पाएंगे? इसी टेंशन से मेरे चेहरे पर सिकन सी छा गई थी। क्या हुआ सविता, कोई दिक्कत है क्या? पापा ने जोर से बोलकर मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अगर जीतू ने मुझे ठीक से पढ़ने नहीं दिया तो क्या होगा। पापा, अरे इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? तुम इसे घर पर वापस छोड़ जाना। कौन सा दूर जा रही हो? थोड़ी ही दूरी पर तो राजा का घर है। मैं जीतू के साथ राजा के घर चली गई। मेरे साथ में जीतू को देखकर राहुल ने कहा, पागल हो क्या सविता, इसे साथ में क्यों लाई हो? फिर मैंने राजा को पूरी बात बताई और कहा कि आखिर में क्या करती। राजा, आज शाम को माँ पापा भी आ जाएंगे, फिर हमसे कुछ ना होगा, इसलिए मैं आज एंजॉय करना चाहता था, और तुम खैर छोड़ो। अब एक काम करो कि इसे तुम वापस घर छोड़ आओ और कहना कि यह वहाँ शरारत कर रही थी, इसी वजह से तुम इसे घर छोड़ने आई हो। मैं जीतू को वापस घर छोड़ आई और आकर राजा के साथ, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस बार जो होगा वह इतना भयंकर होगा। 2 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए। मैं परीक्षा देने जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मुझे चक्कर से आने लगे और उल्टियाँ भी शुरू हो गईं। जैसे तैसे मैंने दवाई ली और परीक्षा देने चली गई। शाम को मुझे फिर से उल्टी शुरू हो गई। फिर मुझे आशंका हुई कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे और राजा के बीच जो चल रहा था वह सब मुझसे छुपा नहीं था। मैं तुरंत नोट्स लाने का बहाना बनाकर राजा के घर गई और राजा को सब बात बताई। अब तो राजा ने बिना देरी किए मुझे डॉक्टर के पास ले जाना सही समझा और हम लोग कोई बहाना बनाकर डॉक्टर के पास चले गए। वहाँ जाकर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
हम दोनों के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब क्या करें? बस यही सब दौड़ रहा था हम लोगों के दिमाग में। फिर हम दोनों घर आ गए और 2 दिन बाद अबॉर्शन का प्लान बनाया। उसी दिन शाम को मेरी भाभी की भी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर को बुलाया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि ये वही डॉक्टर थी जिसके पास मैं और राजा चेकअप करवाने गए थे। उस डॉक्टर ने मुझे झट से पहचान लिया और मेरी तरफ अजीब सी निगाहों से देखने लगी। खैर, कुछ देर बाद मेरी भाभी को दवाई वगैरह देने के बाद वह मेरी तरफ आई। मेरा कलेजा तो डर के मारे फटा जा रहा था कि कहीं इन्होंने सब कुछ बता दिया तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। और आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। डॉक्टर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपके घर की बेटी है क्या? तभी मेरे पापा ने कहा, जी हाँ, यह मेरी बेटी है सविता। ये पढ़ाई कर रही हैं और काफ़ी होशियार भी हैं। आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर ने अफसोस भरी सांस लेते हुए कहा कि आपको इसकी असली सच्चाई जाननी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, पापा ने तपाक से कहा। डॉक्टर कहने लगी कि आज सुबह यह एक लड़के के साथ मेरे क्लिनिक पर आई थी। चेकअप करवाने पर रिपोर्ट में आया कि यह प्रेग्नेंट है। मेरे परिवार वालों पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। पापा एकदम से सोफे पर बैठ गए। उनकी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे। माँ मेरे पास आई और जोर से एक तमाचा जड़ दिया। फिर पापा उठकर मेरे पास आए और मुझसे कहा कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार और मेरी परवरिश में जो तुमने मुझे यह सिला दिया। मेरी नज़रें शर्म से झुकी हुई थीं। फिर माँ ने कहा कि किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में? तभी मैंने रोते हुए जवाब दिया कि राजा का। सब लोग टूट चुके थे। तभी भैया ने राजा के पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें तुरंत घर पर बुलाया। राजा और उसके मम्मी पापा कुछ ही देर में घर पर आ गए और पूछा कि क्या हो गया। राजा भी डरा सहमा सा था कि कहीं सबको पता तो नहीं चल गया। फिर पापा ने राजा के पापा को सारी बातें बताई और कहा कि यह गुल खिलाया है आपके लाडले ने। राजा के मम्मी पापा को भी ये सुनकर बहुत धक्का सा लगा, लेकिन जैसे तैसे उन लोगों ने खुद को संभाला और राजा के पापा राजा के पास जाते हुए बोले कि राजा, यह सब सच है क्या? राजा कुछ देर तक तो चुप रहा, लेकिन फिर बोला कि नहीं पापा, सविता ने मुझे उकसाया था। मैं राजा की ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल हक्की बक्की सी रह गई, मानो मेरे अंदर से जान निकल गई हो। मेरे भैया ने राजा की शर्ट पकड़ ली और कहा कि ये क्या बोल रहे हो तुम? राजा ने कहा कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सविता मेरे घर जब पढ़ने आती थी तो मेरी तरफ गंदे गंदे इशारे करती थी और मुझे अपनी तरफ आने के लिए उकसाती थी। अब मैं भी तो मर्द जात हूं ना, भला ज्यादा देर खुद को कैसे रोक पाता। अब राजा सरेआम झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना घटिया भी कोई हो सकता है क्या। और राजा ने मुझे प्रपोज किया था कि वह मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैंने राजा पर भरोसा किया था। खैर, अब पूरे घर में झगड़े का माहौल बन चुका था। मेरे भैया तो राजा को पीटने तक आ गए। जैसे तैसे घर वालों ने उन्हें शांत किया और आराम से बात करने की सोची। तभी मेरे पापा ने राजा के पापा के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि राजा और सविता की शादी करवा दो। लेकिन राजा की मम्मी बोल पड़ी कि ऐसे कैसे शादी करवा दें? जब मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है तो हम कैसे इसे अपने घर की बहू बना ले? आपकी बेटी की गलती है, उसी ने हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाया था। मुझे बार बार यही बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेरी भी गलती थी ना, इसलिए मैंने कुछ ना बोलने की ही सोची है। राजा की मम्मी और पापा हम लोगों को काफी सारी बातें सुनाकर अपने घर चले गए। पूरे परिवार को इस हालत में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बार बार खुद को ही कोस रही थी कि मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ। मेरे पापा को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे एक अकेले लड़के के घर पर पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन एक तरफ मैं हूँ कि उनके इस विश्वास को चूर चूर कर गई। मैंने अपनी इस उम्र में पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पानी थी जिससे मेरे माँ पापा को मुंह पर गर्व हो, लेकिन मैंने तो उनकी पूरे शहर में बदनामी करवा दी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि जिस राजा पर मैंने विश्वास किया था
जिसको अपना मानकर अपना शरीर दे बैठी थी, उसी ने मुझे ही गलत साबित कर दिया। राजा के माता पिता तो चले गए, हमें ही खरी कोटी सुनाकर, लेकिन मेरे माँ पापा का क्या होगा? मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। तभी भैया की चिल्लाने की आवाज़ आई, जो पापा से कह रहे थे कि देख लिया इसे पढ़ाने का नतीजा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ज़रा नज़र रखो, इस पर इतनी छूट मत दो, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि अक्सर हम लोग इस उम्र में बहक जाते हैं और हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, और वही विश्वास आगे चलकर हम लोगों के लिए भारी साबित होता है। हमें हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो काम वासना को उत्तेजित करती है। अपने माँ पापा की नज़र कभी शर्म से ना झुके, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और जो लड़का माँ पापा हमारे लिए चुने हमेशा उसी पर ही विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी भी तरह की अपवित्रता फैलाने का नहीं था, जबकि इसका मकसद यही था कि आज के समय में बहुत सी बहन बेटियां इस तरह की गलती कर बैठती हैं और बाद में इसका अंजाम बहुत भयंकर होता है। पूरे परिवार का सिर झुक जाता है। इसी वजह से इस कहानी के माध्यम से ये सीख दी गई है कि इस तरह की गलती से बचकर रहना चाहिए और सदैव अपने माँ पापा को गर्व महसूस करवाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।